चलिए, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में एनसीईआरटी से ही अध्याय 9। अध्याय 9 न्यू एनसीईआरटी में होगा, लेकिन अगर आप पुरानी किताब देखेंगे तो 10वां या 11वां चैप्टर होगा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, इसमें हम लोग आज देखेंगे सरल रेखा की प्रस्तावना। उसके बाद में कुछ हेडिंग है, इनको हम लोग लाइन से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि सरल रेखा की प्रस्तावना। सरल रेखा है क्या? पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े हो? तो मैं आपको बताऊं, 2018 तक जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था, उस सिलेबस में 11वें चैप्टर के रूप में मनोहर्रे की किताब में बच्चों को पढ़ाया जाता था सरल रेखा, कक्षा 10 में। और जितना कक्षा 10 में पढ़ाया जाता था, हूबहू वही चीज़ें कक्षा 11 में बच्चों को फिर से पढ़ने मिलती थी। तब आप सोचिए कितना आसान रहता होगा। जो चैप्टर आप 10 में पढ़ के आ रहे हो, हूबहू वही चीज़ें कक्षा 11 में मिल जाए, तो मैथ वालों के लिए बड़ा आराम रहता था कि एक चैप्टर वो ऑलरेडी पढ़ के आते थे। ऐसे ही एक चैप्टर आप त्रिकोणमिति फलन था, तो वो भी पूरा का पूरा चैप्टर आप 11 में भी वैसे ही देखते थे, उसमें ज़रा भी अंतर नहीं रहता था। तो आज की क्लास में ये प्रस्तावना है कि सरल रेखा क्या है, कैसे बनता है और उसका व्यापक रूप समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं सरल रेखा का व्यापक समीकरण। अगर कोई सरल रेखा है तो उसका व्यापक समीकरण होता है बेटा ax + by + c = 0। इसमें जो a है, b है, c है, ये वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक। और a तथा b दोनों एक साथ शून्य नहीं होंगे। मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए 2x 3y + 7, ये एक सरल रेखा है। इस रूप में जब भी कोई समीकरण मिले तो आप कहेंगे कि ये सरल रेखा है। अगर कहीं आ गया कि 2x + 7 = 0, तो ये भी एक सरल रेखा है। 2x + 7 = 0, ये भी एक सरल रेखा है। कैसा है, किस अक्ष के समांतर है, ये भी आगे हम लोग सीखेंगे। अगर कहीं आ जाता है 3y + 7 = 0, ये भी एक सरल रेखा है, ठीक है। अगर कहीं आ जाता है कि 2x + 3y = 0, तो ये भी एक सरल रेखा है। इसका मतलब कि यहाँ a b c रियल नंबर, यहाँ भी देखो a है और c है, b नहीं है, b 0 है, लेकिन तब भी सरल रेखा होगा। यहाँ पे देखो b है, a नहीं है, ax वाला पार्ट नहीं है, तो a 0 है, तब भी ये सरल रेखा है। यहाँ पे देखो c 0 है, तब भी सरल रेखा है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा आ जाए 7 = 0, इसका मतलब कि 0x 0y + 7 = 0, अब ये सरल रेखा नहीं। क्योंकि सरल रेखा होने के लिए हमारे पास a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो आपको व्यापक समीकरण इसलिए बताया जा रहा है कि इसके दो उद्देश्य होंगे। पहला, कहीं भी अगर सरल रेखा दिया गया है तो आप उसकी पहचान करें, आप पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है 3x + 7 = 0, अब आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या है, सरल रेखा, तो इसको क्या कहेंगे? सरल रेखा है। फिर देखो y + 5 = 0, सरल रेखा है। तो आप पहला काम क्या करेंगे कि जब भी आपको व्यापक समीकरण का ज्ञान होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि वो सरल रेखा है कि नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी सरल रेखा किसी भी रूप में हो, उसे व्यापक रूप में ही
लिखते हैं। ये दूसरा हिंट है। सवाल कैसा भी हो सकता है प्रवर्ता रूप में हो सकता है अंतःखंड में हो, लंब रूप में हो, या इस टाइप का कोई भी हो, चाहे जैसा हो। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जब आंसर तक पहुंचेंगे तो वो इसी रूप में लिखना होगा। आपकी किताब में जितना भी उत्तर माला में सवाल दिए गए होंगे, उत्तर दिया गया होगा सवालों का, वो इसी रूप में आंसर दिया गया होगा। तो दो काम। व्यापक समीकरण का मतलब हुआ कि कोई भी सरल रेखा दिखता कैसा है, ठीक। दूसरा, दिखना कैसा चाहिए। मान लीजिए वो कैसा भी आप लिखे हो, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो काट पीट इधर उधर करके आपको ऐसे ही पहुंचना होगा। समझ गए? तो सरल रेखा का व्यापक समीकरण यही होता है। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सरल रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो